द्वारा बताया गया है। और रेमेडियल क्लासेस का मतलब है किसी कारण से अगर कोई विद्यार्थी पीछे रह जाता है पढ़ाई में, उसका कारण कुछ भी हो सकता है, उसका मेंटल लेवल, फिजिकल लेवल और सोशल कोई कंडीशंस ऐसी हैं, फाइनेंशियल या उसकी फैमिली की कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिस वजह से हमारे जो स्टूडेंट हैं वो एजुकेशन में थोड़े पीछे रह जाते हैं। तो ये सरकार द्वारा ये अच्छा एक कदम उठाया गया है कि ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हम ऐसे वीडियोस बनाएं ताकि वो ऑनलाइन थ्रू द मीडियम ऑफ सोशल मीडिया उसको आराम से देख सकें और उसको समझ सकें। ठीक है, तो हमारा जो ये लेक्चर चलेगा वो चलेगा क्लास 10+1, या तो हम हिंदी में बोलें 11वीं कक्षा के लिए, और हमारा जो विषय है वो है इंग्लिश। ठीक है, तो सबसे पहले अगर किसी भी चीज को शुरू करना है तो हमें ये जानना जरूरी है कि उसका स्टार्टिंग कैसे करेंगे, उसकी इंट्रोडक्शन क्या है और उसके हाईलाइट्स और मेन पॉइंट्स क्या रहेंगे। तो ये जो आपका एग्जाम होता है 10+1 का, जो बोर्ड कंडक्ट करवाता है, उस एग्जाम में आपके जो टोटल मार्क्स हैं वो होंगे 85, यानी 85 नंबर। ठीक है, और 15 नंबर की आपकी इंटरनल असेसमेंट होगी जो स्कूल की तरफ से आपको लगाई जाएगी। तो पहली बात तो ये क्लियर है कि टोटल आपका पेपर जो है वो 85 मार्क्स का होगा और 15 नंबर की आपकी असेसमेंट होगी। तो ये टोटल बन जाएगा 100 मार्क्स, और पास होने के लिए आपको 28 मार्क्स लेना जरूरी है, पहली बात, क्योंकि ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। और उन्हीं लोगों को INA लगेगी जिनको 28 मार्क्स जो अटेन करेंगे, फिर 15 में से जितने भी मार्क्स होंगे वो उनके INA में प्लस होंगे। अगर आपके 28 से नीचे रह जाते हैं तो आप INA नहीं ले सकते हैं, आपको INA नहीं लगेगी। तो ये तो पहली बात होगी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, मतलब टोटल मार्क्स हमारे कितने हैं, वो है 185 प्लस INA 15 मार्क्स। चलिए अब दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं कि इस पेपर को कैसे डिवीजन, मतलब इसका जो मार्क्स है वो किस तरह से डिवाइड किए गए हैं और उनका डिवीजन कैसे है, उनको कैसे बांटा गया है अलग अलग सेक्शंस में। तो जो आपका पेपर आएगा वो 4 सेक्शंस में होगा, A, B, C और D। ठीक है, और टोटल हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 13 क्वेश्चंस होंगे आपके टोटल। ठीक है, तो आपको 4 सेक्शन मिलेंगे, A दैट इज रीडिंग, B that is writing, C that is grammar and D, और जो D होगा लास्ट में वो आएगा हमारा टेक्स्ट बुक। ठीक है, इन 4 सेक्शंस में आपके जो एग्जाम जो पेपर है उसको डिवाइड किया गया है। तो अब देखिए इसमें कैसे हम करते हैं कि हमारे पास 2 हैं तो हम पढ़ते हैं, और पहली बुक का नाम है हॉर्नबिल और दूसरी का नाम है स्नैपशॉट। ठीक है, और इन दोनों बुक्स को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया है, डी सेक्शन में इनको रखा गया है। उस चीज पे हम फिर बाद में वापस आते हैं कि वो बुक क्या है और उनका कंटेंट क्या है। तो सबसे पहले देखिए आपको पहला क्वेश्चन आएगा अनसीन पैसेज। ऐसा पैसेज, ऐसा पैराग्राफ आएगा जो आपने मतलब पहले पढ़ा ना हो सकता है पढ़ा भी हो, तो उसमें आपको अलग अलग क्वेश्चन आएंगे और आपको उन क्वेश्चन के आंसर जो है पैरा में से ढूंढने हैं, और ये रहेगा आपका 10 नंबर पहला क्वेश्चन। 10 नंबर में आपने अनसीन पैसेज जैसे क्वेश्चन ढूंढने हैं। सेकेंड क्वेश्चन भी आपको अनसीन पैसेज रहेगा, वो होगा 7 नंबर का, लेकिन इसमें आपको नोट्स बनाने हैं और कुछ वर्ड मीनिंग दिए होंगे उनको आपने सॉल्व करना। सेकेंड क्वेश्चन आपका 7 नंबर का आएगा। नोट मेकिंग का मतलब ये माना जाता है कि जो पैराग्राफ है उसमें से जो मेन हाईलाइट हैं उनको आपने निकाल के पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है, और उनके आप सब हेडिंग भी दे सकते हैं। जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट कर लिया ABCDE करके, तो हम सब हेडिंग में भी दे सकते हैं। तो ये A सेक्शन है हमारा जो 17 नंबर का होगा, 17 मार्क्स। 2 अनसीन पैसेज आएंगे और पहला 10 नंबर का और दूसरा 7 नंबर का। अब बारी आती है हमारी E सेक्शन, ये आपका 16 नंबर का टोटल होगा, और इसमें आपको क्या क्या आएगा देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 जो कि 4 नंबर का होगा, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। अब ये फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन क्या चीज है? फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि आपने कोई ऐसी चीज जो आपको पेपर में आएगी जो आपके आंखों के सामने घटी हो, या जो प्रैक्टिकली आपने मतलब खुद से की। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लेके चलते हैं वन महोत्सव, कि आपके स्कूल द्वारा वन महोत्सव बनाया गया और उसमें आपने पौधारोपण किया। ठीक है, उसके बाद एनवायरमेंट डे, जैसा कि
5 जून को मनाया जाता है, तो आपने एनवायरनमेंट डे वाले दिन अपने स्कूल में क्या क्या किया, ऐसी चीजें आपको लिखने के लिए आ सकती हैं। इसके अलावा ब्लड डोनेशन कैंप, आपके स्कूल में कोई ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया, आयोजित किया गया, और उसमें आपने क्या क्या किया वो आप लिख सकते हैं। या ऐसा कोई हादसा या दुर्घटना जो आपने अपनी आंखों से देखी है, उसको आप वृतांत कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन पेपर में आपको क्या चीज आती है, लेकिन मेरा मेन मकसद ये था कि आपको ये समझाना कि फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन क्या है। फैक्चुअल मतलब जो फैक्ट अपनी आंखों से आपने देखा उसको आपने डिस्क्राइब करना है, और ये 4 नंबर का होगा। उसके बाद हमारा 4th क्वेश्चन आता है, वो आएगा आपको किसी भी चीज से कंपोजिशन यानी एस्से, सिंपल भाषा में बोले जाए तो आपको एक एस्से लिखने का आएगा जो 6 नंबर का होगा। अब ये एस्से किसी भी चीज पे हो सकता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल हम कुछ भी ले सकते हैं इसमें एस्से के तौर पे। एनएसएस कैंप लगा, उस पर आपने एस्से लिखा। कंप्यूटर के क्या फायदे हैं, उसके ऊपर आपको एस्से आ सकता है। न्यूज़पेपर के क्या फायदे हैं, उसके ऊपर आपको एस्से आ सकता है। वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन का आपकी जिंदगी में क्या प्रभाव पड़ता है और क्या उसका महत्व है, इसके ऊपर आपको एस्से आ सकता है। इसके अलावा कई टॉपिक्स हैं जो एस्से के तौर पे आपको 6 नंबर में आ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो ये आपको लेटर लिखने को आएगी। ये लेटर कुछ भी हो सकती है, किसी एडिटर के न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखना है आपने। फॉर एग्जाम्पल ऑन द ईव ऑफ सॉरी सिस्टम, दहेज प्रथा पे आ सकता है, ठीक है। उसके अलावा आप इस पे लिख सकते हैं न्यूसेंस क्रिएटेड बाय द लाउड स्पीकर, जो फंक्शंस के दौरान लाउड स्पीकर्स लगाए जाते हैं उनसे आने वाली आवाज का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। इसके अलावा टॉपिक और भी हो सकते हैं, इविल ऑफ बेगिंग, जो भीख मांगने की प्रथा है उसके बारे में, उसके क्या कुछ प्रभाव पड़ते हैं हमारे समाज के ऊपर। इसके अलावा आपको किसी एडिटर को लिखने के लिए आ सकता है न्यूज़पेपर में कि आप अपने व्यूज दीजिए किसके बारे में, जो रैश ड्राइविंग, जो लोग आजकल यंग जनरेशन है काफी तेज चलती है, बाइक चलाती हैं, तो उसके प्रभाव क्या पड़ते हैं। इसके अलावा किसी भी ऑफिसर को एप्लीकेशन लिखने को आ सकती है, जैसे आपके इलाके में चोरियां बहुत बढ़ रही हैं तो एसपी को चिट्ठी लिखिए। आपके यहाँ सड़कों की व्यवस्था बढ़िया नहीं है तो आप उससे संबंधित अधिकारी को कोई पत्र लिखिए। आपके यहाँ पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, तो आपकी स्ट्रीट लाइट्स हैं आपकी गली की वो नहीं जलती है प्रॉपर, तो ऐसी कोई भी समस्या से संबंधित आपको एप्लीकेशन या लेटर जो है लिखने को आ सकता है। ये भी 6 नंबर में आएगा। तो जो हमारा बी सेक्शन है वो 16 नंबर का हुआ, 4 फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, 6 नंबर का एस्से और 6 नंबर की लेटर राइटिंग, तो ये 16 नंबर हो गए। अब हमारा चलता है सी सेक्शन। देखिए सी सेक्शन में क्या है, ये ग्रामर से रिलेटेड है। इसमें आपको पहला जो क्वेश्चन आएगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 होगा वो, तो उसमें क्या आएगा, आपको फिलअप्स आएंगे 4, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं रिक्त स्थान। तो उसमें आपने वर्ब्स भरने हैं, डिटरमाइनर भरने हैं और मोडाल भरने हैं। अब वर्ब्स क्या है, आपने देखना है कि फॉर्म किस, जो हमारा सेंटेंस है वो किस वर्ब में है, किस फॉर्म में है, किस टेंस में है, उसको आपने चेंज करना है। फिर उसमें ब्रैकेट में दिया होता है और उसको आपने सही ढंग से अरेंज करके उसमें लगाना है। अब डिटरमाइनर्स होते हैं, तो डिटरमाइनर्स में आपने ये देखना है कि कौन सा वर्ड उसके साथ सूट करके आपको बढ़िया वो फिलअप जो है वो एक मीनिंगफुल बन सके, इसका कोई अर्थ निकल सके। उसके बाद सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, ये आएगा। लास्ट आएगा मॉडल, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, ऑट टू, शुड, तो ये आपको 4 फिलअप्स आएंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 7th क्वेश्चन, उसमें आपको क्या आएगा, उसमें आपको 4 सेंटेंस ऐसे आएंगे जिनमें कोई ना कोई गलती है, पहले गलती को आपने दुरुस्त करना है, सुधारना है और उनको सही करके लिखना है। तो ये भी आपको 4 नंबर का आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको आएगा वो आएगा आपको 2 नंबर का, दैट इज रीअरेंज द सिंपल वर्ड। सेंटेंस अपने आप में पूरा होगा लेकिन उसके जो वर्ड्स हैं वो आगे पीछे कर दिए होंगे, तो आपने उन वर्ड्स को अरेंज करना है और एक सीक्वेंस में एक अर्थ निकलता हुआ कोई एक वाक्य तैयार करना है। उसी में से अपनी तरफ से इसमें कुछ नहीं ऐड करना है, वो अपने आप में पूरा है, लेकिन उसमें क्या किया गया हुआ है कि उसके जो शब्द हैं उनसे छेड़छाड़ करके उनको आगे पीछे कर दिया गया है।
आपने उसका मतलब समझना है, और जब आपको उसका मतलब समझ आ जाएगा तो आपको उसको अरेंज कर देना है। जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं, सीधा सेंटेंस है, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। सूरज जो है वो कहाँ से, पूरब से उगता है, लेकिन वहां पे उल्टा कर दिया होगा, राइजेस सन ईस्ट, मतलब उसका वही है लेकिन उसके वर्ड जो है वो आगे पीछे कर दिए गए हैं। चलिए अब बी सेक्शन शुरू करते हैं, जो हमारा आएगा टेक्स्ट बुक, पहली किताब यानी हॉर्नबिल। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आएगा वो आपको पोइम का कोई भी एक पेंजा पैराग्राफ होगा और उसके नीचे 4 क्वेश्चन होंगे एक एक नंबर के। तो आपने उन क्वेश्चंस को उस पैरा में से ढूंढना है और बाकी 3 क्वेश्चन, जो चारों क्वेश्चन है वो उसी पैरा में से आपको मिलेंगे। और इसके लिए सबसे जरूरी बात है कि हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं, उसको हम इसके बाद डिस्कस करेंगे कौन सी पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के नाम और साथ ही साथ उन पॉइंट्स के नाम जरूर याद करते हैं, क्योंकि वो एक नंबर कंफर्म है, तो निश्चित है वो होगा ही होगा वहां पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आ जाएगा वो आएगा जो पोइम के पीछे एक्सरसाइज से हमारे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, वो वहां से वो क्वेश्चन आएगा। तो उस क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन दिए गए होंगे जिसमें से आपने 2 क्वेश्चन करने हैं, और वो 3-3 नंबर का एक होगा, तो ये 6 नंबर के आपको क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको आएगा वो आएगा बुक में, जो टेक्स्ट बुक है हमारी हॉर्नबिल, उसके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें से आपने 6 क्वेश्चन होंगे, कोई 5 करने हैं, और हर क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा, यानी ये 10 नंबर। और इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि उसके 9 नंबर हैं। तो आपको कोई बड़ा क्वेश्चन आएगा, ये मैं आपको फिर डिटेल में बताता हूँ किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो 9 नंबर का होगा और आपने कोई एक क्वेश्चन करना है। इसके साथ जो हमारी हॉर्नबिल है वो वहीं पे कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आएगा दैट इज स्नैपशॉट सप्लीमेंट्री रीडर। तो सप्लीमेंट्री रीडर में आपको पहला जो क्वेश्चन आएगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 12 होगा, वो आएगा 6 नंबर का, बड़ा क्वेश्चन होगा, 2 में से कोई एक आपने करना है। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो आएगा, तो आपको 3 क्वेश्चन होंगे, आपने कोई 2 करने हैं, और वो 3.5 3.5 दोनों क्वेश्चन मिला के 7 नंबर का आपको वो क्वेश्चन आएगा। तो इस तरह से फिर देख लीजिए, पहला ए सेक्शन 17 नंबर, बी सेक्शन 16 नंबर, सी सेक्शन 10 नंबर, और डी सेक्शन कंबाइन मिला के 42 मार्क्स का आपको आएगा। इसमें देखिए स्टैंजा का क्वेश्चन 4 नंबर का, उसकी पोइम के क्वेश्चन 6 नंबर के 10 नंबर, उसके बाद 10 नंबर का आपको तीसरा क्वेश्चन आएगा बड़ा, मतलब 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन और 9 नंबर। ठीक है, और उस तरफ से आपको आएगा पहला क्वेश्चन 7 नंबर का स्नैपशॉट से, और अगले 2 क्वेश्चन 3.5 यानी 7 नंबर। तो इस तरह से आपके पेपर को डिवाइड किया गया है। तो जो हमारा बुक सेक्शन है, वो बुक सेक्शन हमें आएगा 42 मार्क्स का, और बाकी जो 3 सेक्शन है वो आएंगे हमें 43 मार्क्स, 42 और 43 नंबर के। चलिए अब चलते हैं थोड़ा सिलेबस की तरफ। देखिए हॉर्नबिल जो हमारी पहली बुक है उसमें 8 चैप्टर हैं और 5 पोइम्स हैं, और दूसरी बुक जो हमारी स्नैपशॉट है सप्लीमेंट्री रीडर, उसमें 8 चैप्टर हैं, उसमें पोइम कोई भी नहीं है। तो फिलहाल आज के लेक्चर में हम जो सबसे पहले लेने जा रहे हैं वो है हमारी पोइट्री, हमारी 5 पोइम्स है। देखिए इनके नाम याद करना और इनके पोइट के नाम याद करना बहुत जरूरी है। पहली पोइम है हमारी अ फोटोग्राफ, सबसे पहली, और ये लिखी हुई है शर्ली टॉल्सन के द्वारा, SHIRLEYTOULSON, शर्ली टॉल्सन, अ फोटोग्राफ। सेकेंड पोइम जो है हमारी वो है लेब्रनम टॉप, LABURNUMPOP, रिटन बाय एड ह्यूग्स, EDHUGHES। थर्ड पोइम है हमारी द वॉइस ऑफ द रेन।
सेकंड जो थर्ड पोइम है हमारी वो है द वॉइस ऑफ द रेन, रिटन बाय वॉल्ट विटमैन, WALT WHITMAN। नेक्स्ट पोइम है हमारी चाइल्डहुड, दैट इज रिटन बाय मार्कस नेटन, MARKUSNATTEN। और लास्ट पोइम है हमारी फादर टू सन, उसको लिखा है एलिजाबेथ जेनिंग्स ने, ELIZABETHJENNINGS। तो ये हमारी 5 पोइम्स है। ये मैं तब आपको बता रहा हूँ कि इन 5 पोइम्स को करना जरूरी है, और खास करके इनके नाम और साथ ही साथ इनके पोइट के नाम, क्योंकि ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं पोइट्री के बारे में, इसके क्वेश्चंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट। तो पहली पोइम फोटोग्राफ में से हमारा पहला क्वेश्चन जो निकल के आता है वो ज्यादातर पेपर्स में पाया गया है, व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट्स एंड व्हाई दिस वर्ड हैज बीन यूज्ड इन द पोएम। ठीक है, कार्डबोर्ड का अर्थ क्या है और उसको पोइम के अंदर इस्तेमाल में क्यों लाया गया है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आता है। तो जैसा कि ये पोइम है, ये पोइम जो कवित्री ने लिखी है वो अपनी माँ के बारे में लिखी है। उसकी एक तस्वीर देख रही है जिसमें उसकी माता जी हैं और साथ में उसकी 2 कजन्स हैं जिनका नाम है बेटी और डॉली, और वो उनके बचपन की फोटो है। और उस फोटो में वो लोग समुद्र के किनारे पिकनिक मनाने गए हुए हैं, तो वहाँ की वो फोटो है। तो जब वो उस फोटो को देख रही है तब पूछा गया है कि व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट्स एंड व्हाई दिस वर्ड हैज बीन यूज्ड, कि कार्डबोर्ड किस चीज को चिन्हित करता है और इसका इस्तेमाल क्यों किया गया। इसका आंसर सिंपल है कि जो कार्डबोर्ड है वो एक फोटोग्राफ, किसकी फोटोग्राफ है, कवित्री की माता जी की। और जो इसको यूज में क्यों लाया गया है, क्योंकि उसमें वो देखती है कि मेरी माता जी उस फोटो में नजर आ रही हैं, लेकिन असलियत में उनकी मृत्यु जो है वो हो चुकी है। तो इसका सिंपल सा आंसर है द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट्स पोएट्स मदर फोटोग्राफ, नाउ इट इज जस्ट द कार्डबोर्ड बिकॉज द मदर इज ऑलरेडी डेड। ठीक है, सिर्फ ये एक फोटो ही बन के रह गई है और अब माता जी की मृत्यु हो चुकी है, और जो कार्डबोर्ड है वो उस तस्वीर को दर्शाता है। इसमें सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट हैज द कैमरा कैप्चर्ड, कैमरा ने अपने अंदर किसकी तस्वीर खींच के रखी थी जो उस दीवार पे लगी हुई है। तो कैमरा ने जो तस्वीर ली थी वो कवित्री की माता जी और उसकी 2 कजन, उन 2 की वो तस्वीर। इसका सिंपल आंसर है कैमरा हैज कैप्चर्ड 3 लिटिल गर्ल्स, और उसके बाद वन ऑफ देम इज पोएट्स मदर एंड 2 अदर आर हर कजन, they were standing on the beach। और वो समुद्र के किनारे बीच पे खड़े हुए हैं और उसमें 3 लोगों की तस्वीर है, एक कवित्री है और 2 उसकी चचेरी बहनें हैं, कजन। ये क्वेश्चन काफी जरूरी है इस पोइम के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैज नॉट बीन चेंज्ड ओवर द ईयर, व्हाट डज दिस सजेस्ट टू यू, कि इतने सालों में क्या ऐसी चीज है जो बदली नहीं है और आपको इससे क्या सोचने या समझने को मिलता है। तो देखिए इसमें कवित्री ये सोचती है कि देखिए समुद्र वैसे ही है, लहरें वैसे ही, किनारा वैसे ही है, लेकिन जो तस्वीर में व्यक्ति नजर आ रहे हैं उसकी माता जी वो अब उस दुनिया में नहीं है। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि the sea has not changed over the year, कई सालों में समुद्र में कोई बदलाव नहीं आया है, but a great change has come into the life of the poet। लेकिन कवित्री की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। क्या बदलाव आ चुका है, उसकी माता जी की मृत्यु हो चुकी है और अब वो एक सिर्फ तस्वीर को देख रही है। तो समुद्र अपने आप में वैसे ही है, वैसे ही उसका काम है, वैसे ही लहरें चल रही हैं, सब कुछ वैसा है, लेकिन जिंदगी जो है वो पूरी तरह से बदल चुकी है। और इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका, लास्ट वन, व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस रेफर्ड टू इन द पोएम, क्या स्थितियां बताई गई हैं जो इस कविता के अंदर बताई गई हैं। तो सर्कमस्टांस का मतलब है कि अब क्या है, तो वो तस्वीर को देख रही है तो उसके पास, पोएटेस के पास
शर्ली डॉल्सन के पास कोई व्यक्ति नहीं है, वो अपने घर में अकेली है और उससे कोई भी बात करने को नहीं। इसका सिंपल सा आंसर क्या आ सकता है कि द सर्कमस्टांस रेफर टू द मेंटल कंडीशन ऑफ द पोइटर, उसकी मानसिक स्थिति को दर्शाती है। नाउ शी इज ऑल अलोन इन हर हाउस एंड शी हैज नोबडी टू टॉक, बात करने के लिए उसके पास कोई भी व्यक्ति नहीं है और वो घर में बिल्कुल अकेली है। तो अगर आप इन 4 क्वेश्चंस को इस पोइट्री में से कर लेते हैं तो इनमें से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा। और वो क्वेश्चंस क्या थे? व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट्स, व्हाई दिस वर्ड हैज बीन यूज्ड, व्हाट हैज द कैमरा कैप्चर्ड। जब ये किताब आप सामने लेके बैठेंगे तो आपको सारा समझ आएगा। थर्ड वन, व्हाट हैज नॉट बीन चेंज्ड ओवर द इयर्स, व्हाट डज दिस सजेस्ट टू यू, कि आपको इससे क्या सुझाव मिलता है। एंड लास्ट, व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस रेफर्स टू इन द पोएम, परिस्थितियां क्या हैं और कैसे हैं। तो इन पहली पोएम में से आपको ये क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और इसका पहला स्टांजा जरूर कर लें। चलिए सेकंड पोएम की तरफ चलें। सेकंड पोएम है हमारी वॉइस ऑफ द रेन। इसका पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। What do you understand from the beginning and ending of the poem? बिगिनिंग, शुरुआत और अंत इस पोइम का, उससे आपको क्या समझ आता है। तो ये एक पोइम एक पेड़ के बारे में है, जैसा बताया गया लेब्रोनम टॉप, और इसका जो पोइट है वो है टेड ह्यूग्स, TEDHUGHES। नाम तो रट ही लीजिएगा ना, बिल्कुल करेक्ट, एक नंबर तो ये है ही है। इसमें बताया गया एक अमरदास का पेड़ है, उसके ऊपर मतलब पेड़ बिल्कुल सूना है, कोई नहीं है। सितंबर के महीने की बात बताई गई है, उसके सभी पत्ते झड़ चुके हैं और उस पर कुछ भी नहीं है। और अचानक से एक सुनहरी चिड़िया आती है उस पेड़ के ऊपर और पेड़ में जान आना शुरू हो जाती है। और उस पेड़ के अंदर वो क्यों आती है? क्योंकि वहां पे उसके तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो घोंसले के अंदर हैं, उनको वो खाना देने के लिए वहां पे आती है और उनको खाना देती है और वापस उड़ जाती है, ठीक है। तो ये पूछा है कि आपको इस कविता की शुरुआत और अंत में क्या एक जैसा लगता है। तो इसका आंसर सिंपल है कि जो अमरदास लेब्रोनम का जो पेड़ है शुरू में भी अकेला था और पोएम के लास्ट में भी अकेला, बीच में उस पर एक चिड़िया आती है थोड़ी देर के लिए, वैसा लगता है पेड़ में जान आ गई। इसका सिंपल आंसर आप क्या लिख सकते हैं? लेब्रोनम टॉप रिमेन अलोन इन द स्टार्टिंग एज वेल एज इन द एंडिंग। शुरू में भी अकेला था तो लास्ट में ही अकेला ही रह गया। इसका सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टू व्हाट द बर्ड्स मूवमेंट हैज बीन कंपेयर्ड विद एंड व्हाट इज द बेसिस ऑफ कंपैरिजन। कि जो पंछी की, जो चिड़िया की चाल बताई गई है उसको किसके साथ कंपेयर किया गया है, तुलना की गई है, और इस तुलना का कारण क्या है। तो देखिए, आपने देखा होगा आपकी दीवारों पे छिपकली चली जाती है जिसको हम लिजार्ड बोलते हैं, वो दीवार पे बहुत ही आराम से और बहुत तेजी से चलती है। तो इस पोइम के अंदर जो चिड़िया है उसकी तुलना उस छिपकली से की गई है, उस लिजार्ड से की गई है, ठीक है। और इसका साथ तुलना करने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि जिस तरह से चुस्ती से छिपकली अपना काम करती है उसी तरह से चिड़िया ने भी अपना काम किया, घोंसले के अंदर जाके अपने बच्चों को खाना खिलाया और वहां से उड़ गई। इसका सिंपल आंसर क्या है? द बर्ड्स मूवमेंट हैज बीन कंपेयर्ड टू द लिजार्ड, ठीक है। और उसके बाद द रीजन फॉर द कंपैरिजन इज द एरो इज एज क्विक, एब्रप्ट एंड स्लीक लाइक द लिजार्ड। इसी की तरह चुस्त, शालीन और कोमल तरीके से वो घोंसले के अंदर जाती है और बाहर निकल जाती है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई हैज बीन द इमेज ऑफ इंजन इवोक्ड इन द पोएम। इंजन क्यों बताया गया है? इसमें तो गाड़ी नहीं है, कोई मशीनरी नहीं है, फिर भी इंजन क्यों बताया गया है? इंजन शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया है? तो देखिए यहाँ पे इंजन क्या है, जैसे गाड़ी को चलाने के लिए एक पर्टिकुलर उसमें कुछ हिस्सा लगाया जाता है जिसकी वजह से वो चलती है और उसको चलाने के लिए भी किसी चीज की जरूरत पड़ती है। वैसे ही हमारे शरीर में भगवान ने हमें एक पेट लगाया हुआ है और उसको चलाने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है, उसके बिना वो नहीं चल पड़ता है। तो यहाँ जो इंजन है वो बताया गया हमारा पेट, और उसको चलाने के लिए जो फ्यूल, ईंधन जो इस्तेमाल में लाया जाएगा वो चीज है खाना। तो देखिए अब क्या बोला हुआ इसमें, आंसर इसका सिंपल सा है,
इंजन इज अ काइंड ऑफ मशीन विच रन ऑन फ्यूल। इंजन जो है एक मशीन है जो फ्यूल के ऊपर चलती है। बट इन दिस पोइम आवर स्टमक इज द इंजन विच रन ऑन फूड एंड वाटर। लेकिन इस कविता के अंदर हमारा जो इंजन है वो हमारा पेट है, किस चीज पे चलता है, भोजन पे और पानी के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसका चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि व्हाट डज द बियर्ड फेस मास्क बी। मास्क आपको सभी को पता है, कोरोना के दौरान तो सभी को पता चल गया मास्क क्या चीज है। इसमें ये पूछा गया है कि बियर्ड फेस मास्क क्यों इस्तेमाल में लाया गया है। तो इस्तेमाल में क्यों लाया गया है, क्योंकि चिड़िया का रंग जो है वो सुनहरा है और उसके मुंह पे काले रंग की धारियां लगी हुई। वो धारियां ऐसा लगता है जैसे एक मास्क की तरह काम करती है। इसका आप सिंपल आंसर क्या लिखेंगे, द फेस ऑफ स्पैरो इज गोल्डन एंड इट हैज लाइन ओवर द ट्री, दैट इज व्हाई इट इज कंपेयर्ड एज मास्क। सिंपल। तो ये 2 पॉइंट्स मिला के आपके 8 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द वॉइस ऑफ ट्रेन रिटन बाय वॉल्ट विटमैन, WALTWHITMAN। ठीक है, वॉल्ट विटमैन में लिखी है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि कवि बारिश से बात कर रहा है और बारिश वापिस को जवाब दे रही है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, देयर आर 2 वॉइसेस इन द पोइम हुज वॉइसेस आर दीज। 2 आवाजें बताई गई है, वो सिंपल आप लिखेंगे, वन वॉइस इज ऑफ द पोइट एंड सेकंड वॉइस इज ऑफ द रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके लिए, इस पोइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब चलिए एक और क्वेश्चन है, देयर इज पैरेलल ड्रॉन बिटवीन रेन एंड म्यूजिक, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस कंपैरिजन। तो संगीत है और बारिश है, उसमें एक कंपैरिजन बताया गया है, इसका क्या कारण है। तो कंपैरिजन देखिए, जब बहुत अच्छी सी एक बारिश चली होती है तो ऐसा महसूस होता है कि कोई संगीत चल रहा है, और संगीत तो अपने आप में खुद ही संगीत। तो इस करके बारिश और संगीत को आपस में मिलाया गया है। इसका आंसर सिंपली हो सकता है कि समटाइम्स द रेन इट्स द वॉइस और नॉइज ऑफ द म्यूजिक, दैट इज व्हाई दे हैव बीन कंपेयर्ड। इसके लिए आपको ये 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो पोइम है दैट इज चाइल्डहुड, रिटन बाय मार्कस नेटन, MARKUSNATTEN। इसके लिए आप 2 ही क्वेश्चन कीजिए, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप एंड व्हाट इज द पोइट्स फीलिंग टुवर्ड्स चाइल्डहुड। तो पहला है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप, बड़े होने की प्रक्रिया क्या है। तो आपको सभी को पता है कि बच्चा एक जब पैदा होता है तो आसपास का वो चीजें सीखता है, धीरे धीरे चलना शुरू करता है और आसपास का वो बड़ा होता जाता है। लेकिन जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज द पोइट फीलिंग टुवर्ड्स चाइल्डहुड। अब आप इस पोइम को पढ़ेंगे तो पहला पैराग्राफ में उसने बोला हुआ है, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया। व्हेन आई सीज्ड टू 11, जब मैं 11 साल का हो गया तो 12वां साल शुरू हो गया। या व्हेन आई कम टू नो दैट हेवन एंड हेल कैन नॉट बी फाइंड इन ज्योग्राफी, कि भूगोल की किताब पे मुझे स्वर्ग नरक नहीं मिलता है, क्या मैं तब बड़ा हो गया। उसने हर स्टेंजा में यही पूछा है कि मेरा बचपन कब खत्म हो गया है। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप ये बताएंगे कि व्हाट इज द पोइट फीलिंग टुवर्ड्स चाइल्डहुड। तो पोइट ये सोचता है कि मुझे जिंदगी में पता ही नहीं लगा मैं बचपन से बड़ा कब हो गया, मेरा बचपन कब खत्म हो गया और कहाँ चला गया। तो इसका आंसर सिंपल सा है कि द पोइट नेवर कम्स टू नो व्हेन ही ग्रो अप एंड वेयर डिड हिज चाइल्डहुड गॉन। और उसका बचपन जो है वो कहाँ चला गया और कैसे चला गया। तो इसमें से आपको अगर क्वेश्चन आएगा तो यही क्वेश्चन है। लास्ट पोइम है फादर टू सन, रिटन बाय एलिजाबेथ जेनिंग, ELIZABETH और इसमें आपको 2 क्वेश्चन आएंगे। द प्रॉब्लम डिस्कस्ड इन द पोइम, ये बताया गया है एक पिता और एक पुत्र की बात बताई गई है। तो पिता देखिए अपने पुत्र से इतना दुखी है, कहता है मैंने पैदा किया इसको, मैंने पढ़ाया लिखाया, लेकिन आज की तारीख में ये बिल्कुल भी मेरे साथ नहीं है। तो एक पिता की व्यथा बताई गई है। तो लास्ट में पिता इतना भी बोल सकते हैं कि मैं उसको वापस लेने के लिए तैयार हूँ, कि हर जिद पूरी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन
एक बार वो मेरे पास वापस आ जाए, हम एक छत के नीचे रहना शुरू कर दें। ऐसा ना हो कि लास्ट में हमारे दोनों के हाथ खाली रहें और कोई समझौते की बात में ना आए। इसका पहला क्वेश्चन है, द प्रॉब्लम डिस्कस्ड इन द पोएम इज वेदर यूनिवर्सल और इज इट पर्सनल। कि पिता और पुत्र या हमारे जो परिवार है, ये जो संबंध हैं, ऐसी कंडीशंस क्या किसी की पर्सनल हैं या पूरे ब्रह्मांड का ही है मतलब प्रॉब्लम जो है वो चल रही है। इसमें हम सिंपल बोल सकते हैं ये प्रॉब्लम पर्सनल नहीं है और ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है और जिसका सोल्यूशन निकालना बहुत जरूरी है। तो हम इसको आंसर में क्या बोल सकते हैं, नो द प्रॉब्लम डिस्कस्ड इन द पोएम इज यूनिवर्सल बिकॉज एज द चाइल्ड ग्रोज अप, जैसे वो बड़ा होता है, ही फील्स दैट ही कैन टेक हिज डिसीजन बाय ओन, अपने आप वो अपने डिसीजन ले सकता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन है इसमें, हाउ इज द हेल्पलेसनेस ऑफ फादर ब्रॉट आउट इन द पोएम। पिता का असहाय होना कैसे बताया गया है। तो हर एक पैराग्राफ में उसने अपना असहाय होना बताया है और वो लगातार समस्या चलती रह रही है। तो आप क्या लिख सकते हैं कि द हेल्पलेसनेस ऑफ द फादर हैज बीन ब्रॉट आउट इन द होल पोएम, पूरी कविता में ही चली हुई है, बिकॉज ही वांट्स हिज सन बैक एंड द सन इज नॉट रेडी टू कम बैक। वो चाहता है मेरा पुत्र वापिस आ जाए, लेकिन पिता के चाहने पर भी पुत्र जब वापिस नहीं आता है तो उन्हें वो समस्या लगती है। तो ये हमारी पॉइंट्स हैं जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं, इसमें से आपको जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो इसमें से आपको आ जाएंगे और ये 6 नंबर आपके बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। तो ये 5 पॉइंट्स हमने फिलहाल आज के में कर ली हैं। जो हमारी पहली थी, दैट इज अ फोटोग्राफ रिटन बाय शेरली डॉल्सन। सेकंड, लैब्रेनम टॉप एट ह्यूग्स। थर्ड, वॉइस ऑफ द रेन, वॉल्ट विटमैन। फोर्थ, चाइल्डहुड, मार्कस कीटन। एंड लास्ट वन इज फादर टू सन बाय एलिजाबेथ जेनिंग्स। और इसी में से आपको स्ट्रेंजर्स आएंगे। तो स्ट्रेंजर्स का ऐसा है, आपको जो पोइट्री थोड़ी सी आप पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा वहां पे कौन सा पैरा आया है और उसके क्या आंसर देने। और ये क्वेश्चन तो आपको आएगा नेम द पोइम एंड द पोइम। इसके अलावा फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में अब डिस्कस करेंगे अबाउट द टेक्स्ट बुक, जो हमारी 2 बुक्स हैं, हॉर्नबिल एंड स्नैपशॉट, उसके बारे में उसके बाद में हम बात करेंगे। तो आज के लिए हमारा इतना ही है जिसमें हमने पोइट्री को डिस्कस किया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।